कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कमसिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। तुम ही से सुबह हो मेरी शाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। आज का शो उस अजीम हस्ती के नाम जो अपनी सारी ज़िंदगी हमारी तरबियत करने में, हमारी शख्सियत को बेहतर करने में, हमें अच्छा इंसान बनाने में और जिस मकाम पे आज हम मौजूद हैं उस मुकाम तक पहुंचाने में उस हस्ती का और उस हस्ती की दुआओं का सबसे बड़ा किरदार होता है। एक माँ अपनी पूरी ज़िंदगी, एक बार जब उसकी गोद में उसका बच्चा आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी उसकी नहीं रहती। उसकी सारी मेहनतें, उसकी तमाम तर कोशिशों, तमाम तर जो उसकी तरबियत होती है और उसकी तरबियत में जो अच्छी शख्सियत में अच्छी जो चीज़ें होती हैं उसका निचोड़ वो कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को बनाए। आज मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े नामवर सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो जिस मकाम पे आज मौजूद हैं वो उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की और उनको इस मकाम तक पहुँचाने में उनकी माँ का ही बड़ा हाथ। हम जो भी, हम कहीं पे भी हम पहुँच जाए, किसी अच्छे बड़े मकाम पे पहुँच जाएं, तो जो पीछे मुड़ के देखें तो हमारी माँ हमारे पीछे खड़ी होती है। और माँ मौजूद ना हो तो माँ की दुआएं उसके जाने के बाद भी हमारा ताक़ुब करती हैं, हमारे साथ रहती हैं। इस अजीम हस्ती के नाम ये शो है। हमारे साथ आज शबीर जान साहब मौजूद हैं, नुमान मसूद साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ फ़रह नदीम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम तो लोगों को शो में वेलकम कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ज़रा ये आप ज़रा मुझे नुमान साहब बताएं, ये आप कराची छोड़ के आप इस्लामाबाद चले गए हैं, इस्लामाबाद जाके अपना बिज़नेस भी शुरू कर लिया खाने का, तो कराची में सारा खाबे का सीन था तो आप वहाँ जाके खाबा सजा लिए, पहले तो बताएं मुझे। कराची में खाना एस्टेब्लिश करने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गया हूँ क्योंकि माशाल्लाह जो खाने वाले ज़रा अच्छे लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं, खाने वाले इस्लामाबाद में जोर खाने पे इस्लामाबाद ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा भला ब्रांड जो है ना वो बेचारा फारग हो जाता है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट वहाँ पे खाने में नहीं होता। वो हर इस चक्कर में होता है, मरी चलते हैं, नथिया गली चलते हैं, सवाद चलते हैं, इधर चलते हैं, वो ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। जो मैंने 20 साल कराची गुजारे, इनफैक्ट आई एम स्टिल फ्रॉम कराची, मैं तो अब यही कहता हूँ, मैं तो ट्विन सिटी का हूँ। लोग पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी कहते हैं, मैं इस्लामाबाद कराची ट्विन सिटी कहता हूँ। तो मैंने जो 20 साल यहाँ पे गुजारे, मैंने देखा कि यार लोग काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, और रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा रहे हैं, होम डिलीवरीज हो रही हैं। जो जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है सबको खाने पीने का शौक़ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कश्मीरी हूँ ना, खाने वाली फड़क तो फड़केगी। तो जब मिड एज क्राइसिस से गुजर रहा था तो आई थॉट के आगे क्या करना है। तो मैंने कहा यार फिर वो मेरा एक शौक है जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लेट्स मेक इट अ प्रोफेशन। बिजनेस का बिजनेस है, पैशन का पैशन है, और अच्छा है कि अगर मैं एक चीज़ एक और कर लेता हूँ तो। सो व्हेन आई टच्ड 50 तो मैंने सोचा कि यार अब जो है ना मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने जब इस काम को किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मदिया हर काम के पीछे ना मेहनत होती है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आज शबीर भाई हैं, मैं हूँ, हमने चलो जो थोड़ा बहुत नाम कमाया हम जहाँ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इनकी मेहनत है हमसे बहुत ज़्यादा सच्ची बात है। मगर बात वही आ जाती है कि मैं फिर 2 साल बैठा रेस्टोरेंट के अंदर, मैंने जाके टेबल्स पे पूछा हाउ डू यू लाइक द फूड। तो लोगों को ये था यार कि मैनेजर आके नहीं पूछता, ये खुद आता है टेबल पे
तो इस चीज़ ने मुझे इतना हेल्प आउट किया कि लोगों के जो गिले शिकवे होते थे ना खाने में, वो भी वो छोड़ देते थे। तो करते 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 मगर मुझे फीडबैक मिलता रहता था कि आप कोताहियाँ हैं। तो करते 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 अब माशाल्लाह अब मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा से इस काबिल हूँ कि वेरी सून मैं अपना खाबा जो है वो कराची लेकर आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जहाँ है कराची वहाँ लेकर आना, असल खाबे तो कराची मैंने कहा ना, मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए गया था, जैसे लोग काकूल जाते हैं। अच्छा, लोग ट्रेनिंग के लिए बाय द वे ना कराची आते हैं कराची आते हैं खाबों की ब्रांड एस्टेब्लिश करने में इस्लामाबाद गया कि वहाँ थोड़ा, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ आपने कहा पहले फेडरल बना ले फिर प्रोविंशियल करेंगे इसको। मैंने कहा पहले माशाल्लाह यहाँ पे इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैं जरा ऐसे छुप के कोई चीज सीखूं जो सबके सामने ना सीखनी पड़े। बात बात पे लोग कहें यार फलाना बहुत अच्छा है, यार तुम फलाने के कबाब खाओ। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैं अब इज्जत से आई कैन ओपन अप समथिंग हियर व्हिच आई एम प्लानिंग। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी ट्रैवल की कहानी, आप क्यों गए। लेकिन एक ऐसा शहर जहाँ पे आप पले बढ़े, देन उसके बाद यू मूव टू कराची। कराची में आपने इतना काम किया, इतनी इज्जत कमाई, इतने दोस्त बनाए, इतनी फैमिलीज आपने यहाँ पर बनाई, और अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा चंक आपने यहाँ पे जिया। और आप ऐसे टाइम में गए जब कुछ अर्से पहले ही शामी जो आपकी वालदा हैं, शी पास्ड हुए। सो वैसे मुझे बताएं कितना मुश्किल था। ठीक है, काम के लिए तो समझ में आती है, लेकिन छोड़ के जाना पीछे ये कितना मुश्किल। अच्छा, मेरी अम्मी को ना फ्रैंकली स्पीकिंग कराची कभी नहीं अच्छा लगा। वो हमेशा इस्लामाबाद मिस करती थी। वो 18 साल रही, हर साल कहें चल वापस चलिए, चल वापस चलिए यार, बस ठीक है ना, वापस चलिए, तो उन कमा रहे हैं, वापस चलिए। तो मैं उनसे कहता था, मैं कहता था देखिए अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ, कोई ऐसा हो ना जिसका मीडिया से ताल्लुक़ ना हो, तो आई कैन ट्रांसफ़र एनीवेयर, आई कैन गो एनीवेयर। मैं कहा मगर सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है। फिर लाइनिज़म का जो अम्मी का ताल्लुक़ बना वो कराची में बना, तो मैं आई एम ग्रेटफुल टू लाइनिज़म कि अम्मी का दिल यहाँ पे लग गया, अम्मी के दोस्त यहाँ पे बने, फिर अम्मी को इतने अवार्ड्स मिले यहाँ पर। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि देखें ये कुदरत है कि जब अम्मी गई उसके 4 महीने बाद मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, और समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अगर एक्टिंग की ना आज तक तो अपनी माँ की वजह से की। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा यार वो अपने सारे लाइन्स को मैसेज करना कि नोमी का ड्रामा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। एक रौनक जो थी ना घर के अंदर कि भाई मैसेजेस आ रहे हैं कि नोमी का ड्रामा आ रहा है, देखना, ये करना, वो करना। तो वो जब चली गई ना तो मुझे लगा कि यार अब मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ कि मुझे ज़रा एक ज़रा हट भी जाऊँ। तो समहाउ बस वो एक, अभी भी सारे कहते हैं आप ड्रामा में क्यों नहीं आते, मैं कहता हूँ यार जिसको पसंद था। हाँ, अच्छा शामी ना बड़ी मज़ेदार खातून थी, हम मज़ीद उनसे बात भी करेंगे। शबीर भाई आप मुझे बताएं, शायद शबीर भाई की ना पर्सनालिटी में इतना रोब और इतना दबदबा। शबीर भाई ये रोब और दबदबा ये आपकी अम्मा के सामने भी वैसा था, ये अम्मा के सामने जैसे सर बच्चे होते हैं थोड़े से डरपोक से सहमे हुए और लाडले, या फिर ऐसे ही रोब था उनके सामने? नहीं नहीं, अम्मी तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी। अब्बा गुस्सा रहते थे, अब्बा पिटाई उनसे होती थी, अम्मा के तो पीछे छुपते थे हम। कोई भी मसला होता था अब्बा गुस्सा तो अम्मा के पीछे। तो ऐसा नहीं था, मतलब ये तो एक कुछ चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ आपको जब नज़र आती हैं ना, तो मेरे ख्याल में आपका मिजाज बनता चले जाता है। कुछ चीज़ें आप नहीं एक्सेप्ट करते अपने साथ, कुछ चीज़ें आपको गलत लग रही होती हैं और वो हो रही होती हैं तो वो चीज़ें आपके मिजाज पे बड़ा असर डालती हैं। अम्मी के साथ कैसा आपका ताल्लुक था? मेरी अम्मी के साथ मेरा बड़ा अच्छा था। मैं जब भी उनके पास जाता था तो मैं बस एक ही काम करता था, मैं उनकी गोद में से रख के और लेट जाता था बस। फिर वो खाना वाना जो उन्होंने करना होता था खुद, डांटती रहती थी मुझे और कि ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते तुम, अपना ख्याल नहीं रखते तुम। तो दो घर थे माशाल्लाह, उसमें फिर हम अम्मी थी तो सही, लेकिन जब भी जाते थे अम्मी के पास मिलने के लिए तो उनकी यही शिकायत होती थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम ये नहीं करते। शुरू से वो ऐसे ही था। लाइफ में ऐसा था कि मैं बहुत ही लापरवाह सा एक इंसान होता है ना, जब परवाह नहीं होती कोई होती,
उस तरह से था, मैं कोई ऐसा काम धाम नहीं, 4 दिन यहाँ किया, हफ्ता वहाँ किया, 15 दिन वहाँ किया, छोड़ दिया, फिर आ गए घर में। तो वालिद साहब गुस्सा करते थे बहुत कि इंसान बन जाओ यार। वो बाप की तो एक ही ख्वाहिश होती है बिल्कुल, हाँ, कि बच्चे वो साथ कोशिश करता रहता है कि यार ये कुछ ठीक हो जाए। वो दुआ नहीं करता, वो कोशिश करता है बाप। और माँ जो है वो दुआएं हर तरह से दुआ कर रही होती है इंसान के लिए। लेकिन मैं फिर भी बाप की भी एक पर्सनालिटी को बता दूं, लेकिन जब बाप दुआ करने पे आता है ना तो उससे बड़ी दुआ नहीं होती कोई। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरी माँ मुझे वालिद साहब से कहती थी कि बस छोड़ दें इसको, जो ये करते हैं इसको करने दिया करें। तो लेकिन नहीं, क्या करने दिया करें, ना कहीं घर का ना घाट का। मैं आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हो गई थी, और मैं आवारागर्दी करता था, घूमता फिरता। मैं खुद भी छोटा था, मैं अपना बचपन तलाश करता था, मैं अपने बच्चों छोटे को कहाँ देखूंगा, क्या करूँगा। तो वो गुस्सा करते थे। मतलब शादी के बाद भी मेरी पिटाई होती थी। मैंने कहा उस वक्त रिबेलियस मोड में थे आप। हाँ हाँ जी। बट मेरी मदर हमेशा एक पॉजिटिव उनको दे रही होती थी कि आप इसको छोड़ दें, हो जाएगा ये। उनके एक वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहेंगे कि उन्होंने अब्बा से कहा था कि ये जो है ये मेरा खोटा सिक्का है, और जब ये सिक्का चलेगा तो फिर दूसरा सिक्का नहीं चलेगा। तो वो अल्फाज मैं याद रखता हूँ कि माओ से बेहतर कोई नहीं जानता ना औलाद को। अल्लाह की जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमाइटी अल्लाह सब करने वाला। बेशक बेशक। और वो उसका प्यार भी माँ से ही मुशाबहत दी गई। आप ये देखिए बिल्कुल कि अल्लाह के प्यार को भी ना माँ के प्यार से मुशाबहत दी गई। अल्लाह भी 70 माँ जैसा प्यार करता है। क्योंकि माँ की मोहब्बत, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को जो मापने का जो पैमाना है ना, वो माँ की मोहब्बत रखी है कि लोगों को समझ आ सके कि जितनी तुमसे माँ मोहब्बत करती है ना, उसको into 70 कर लो। तो ये बस वो लाइफ का वो हिस्सा गुजरा कुछ। फिर वालिद साहब भी थोड़े से ट्रांसफॉर्म हुए, नर्म होना शुरू हुए। उन्होंने भी दुआ शुरू की। तो बस अल्लाह की मेहरबानी हुई, एक सिलसिला चलता गया। हम प्लानिंग कोई नहीं थी, बस पढ़ते चले गए आगे, जैसे जैसे रास्ता बन गया। और अल्लाह का शुक्र हो गया उनकी दुआओं से। मुझे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। माँ की दुआ तो वैसे मैं कहाँ कहाँ जाती हैं, हमें खुद भी आइडिया नहीं होता। बहुत सारी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात आती हैं और कैसे गायब भी हो जाती हैं, समझ ही नहीं आती। फिर पता होता है कि अच्छा जी अम्मी अब्बू के साथ ना मदिया एक अलग ताल्लुक होता है। क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस जाना है, उन्होंने शाम को आना है, फेंटियाँ पढ़नी, डांटें खानी, खाने के पीछे पड़ना, बाहर निकलो अंदर घर आओ, वो सारा ताल्लुक ना माँ के साथ रहता है। क्योंकि आई एम स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि माँ आपकी एक तरह की बेस्ट फ्रेंड होती है। लोग कहते हैं ना फलाना बेस्ट फ्रेंड, फलाना बेस्ट फ्रेंड। मैं कहता हूँ बेटों की तो स्पेशली ठीक है ना वो, क्योंकि ये तो है हमेशा से, बाप को बेटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। रिश्ता ही मैं समझता हूँ माँ और बेटे का ही है। हाँ बिल्कुल। सेल वाला हाल है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों जो हैं जब तक आप दोनों तरफ पॉजिटिव कर देंगे सेल के, तो वो कुछ नहीं चल सकता। वन हैज टू बी नेगेटिव, वन हैज टू बी पॉजिटिव। तो माँ के साथ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यार आप जैसे अबू डाइड इन 94, आई वॉज व्हाट 21, 22। तो मुझे तो लगता है कि यार अबू कभी थे ही नहीं। उसके बाद अम्मी अबू भी थी, माँ भी थी। तो वो ऐसी कोई एक सिचुएशन है कि यार एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो वो अम्मी के साथ ही बात करनी है, अम्मी ने भी साथ खड़े होना है। कोई काम करना है, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी खातून से हो, किसी मर्द से हो, वो डिस्कस किससे करना है, अम्मी से ही करना है। मुझे याद है आज भी मैं सिगरेट उस वक्त पीता था। तो जब अब्बू की डेथ हुई तो हम लोग कहीं जा रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस पे, को 3-4 घंटे की ट्रेन में। तो मुझे रास्ते में कहती हैं पी ले तू सिगरेट। तो मैंने उनकी तरफ ऐसे करके देखा तो मैं ना चुप हो गया। तो मैंने कहा कौन सा सिगरेट? कहती हैं देख अब मैं तू ही है, तो तूने पीना हुआ करे ना, पी लिया कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे लगते हैं वो आदमी जो सिगरेट पीते हैं।
तो दैट वाज द कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम कि मुझे याद है मैंने गाड़ी की सीट के नीचे से डब्बी निकाली। मैंने जब से वो पहला सिगरेट पीना मेरे लिए शामी ने जो था, ट्रैप तो नहीं किया था कि जैसे सिगरेट निकाली तो वो शामी ने लगाई है। एक और भी चीज़ है कि अब हर तरह का कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके साथ, लड़ाई भी लड़ लेते हैं। हाँ। प्यार फिर बाद में मना रहे होते हैं। फिर मना भी रहे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि डांट कभी किससे ऐसा पड़ी। ज़्यादा होता है तो माँ भी आती है, चलो उठो दफा कर उठो, खाना खाओ, चलो नाराज नहीं हो फलाना। अब बेटा मेरा गया हुआ है बाहर, तो मैं देख रहा होता हूँ वो माँ के साथ जो उनकी चल रही होती है। मुझसे कहते हैं हाँ और बाबा सुनाएं क्या हाल है। मैंने कहा ठीक है आप बताएं बेटा कैसा। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और बस ठीक है। और बस बेटा अम्मा के साथ पता नहीं कौन कौन सी कहानी हो रही है बेटों की। मैं वो बता नहीं वार्ते नहीं है। मैंने कहा मुझसे तो कोई बात नहीं की। कैसे भाई वो मुझे ही बताया उसने सारा कुछ, तो वो जो ये करना है वो करना है, आप अपना ख्याल नहीं रखती, आपको ये है अपनी सेहत का ख्याल रखें। दुनिया ज़माने की बात है, अम्मा सुबह 5 बजे बैठी हुई बात कर रही हूँ टाइम डिफरेंस की वजह से। बिल्कुल। मुझसे वो सब और बाबा ठीक है ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, आप बताओ। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अम्मा कहाँ है? मैंने कहा ये लो। वो अम्मा बस घूम फिर के अम्मा पे आ जाते हैं। उनके साथ वो सब कुछ हो रहा होता है। वो वहाँ से चीख रहा होता है मेरी जान छोड़े, मैं इतने साल से मेरे पीछे पड़ी नहीं आप, अब तो मुझे छोड़ दे। और फिर उसके बाद अम्मा लव यू। ये बाकी जैसे मुझे लगता है अब्बू को रिप्लेस करना ना एक बेटे के लिए एक आसान है। वो भाई आराम से यार क्या होता ठीक है, मैंने अब्बू रिप्लेस ठीक नहीं आप प्लीज अब्बू को रिप्लेस नहीं कर सकते। मुझे एक एक्सप्लेन करना है। अब्बू को आप रख सकते हैं साइड I know, I know. रिप्लेस नहीं करना यार प्लीज। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वही जो जिम्मेदारियां होती हैं ना बाप की, वो बेटा ले लेता है। चाहे वो जैसे मैं 21-22 साल का जब था, जब अब्बू के मुझे चेक लिखना नहीं आता था, मुझे कई चीज़ें नहीं आती थी कि यार जो अब्बू सारे किया करते थे कि मैं ये करवा दूंगा ये कर दूंगा फलाना। वो जो 6 महीने में लगे ना मुझे बड़ा होने में एकदम, वो जो एक खलंडरेपन से और अब वो जो दोस्तियाँ और उससे विदिन 6 मंथ्स मुझे ऐसे लगा कि मैं अब जो भी काम कर रहा हूँ ना वो मैं अब्बू वाला करने लग गया हूँ। आपका आपकी अम्मी के साथ कैसा ताल्लुक है? जैसे बताते हैं ना कि यूजुअली होता हम यही देखते हैं कि जो बेटियां हैं वो बाप से ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे माँ से ज़्यादा करीब होते हैं। नहीं, मेरी माँ जो थी वो माँ नहीं मेरी दोस्त थी, क्योंकि मेरी बहनों की शादी बहुत यंग एज में हो गई थी और मैं बहुत छोटी हूँ, एज डिफरेंस बहुत है। तो उनकी शादियाँ हो गई थी तो मेरी माँ और मैं हम दोनों साथ होते थे। आप यकीन करें मैं अपनी शादी तक अपनी माँ के साथ सोती थी, वो मेरे साथ सोती थी। और उनको पता था कि मैं खाने में बहुत चोर हूँ, मैं चीज़ें कम खाती हूँ, तो वो मेरे लिए बना बना के और छुपा के भाइयों से, क्योंकि भाई हमला करते थे चीज़ों पे, तो वो बाज़ार से ख़ास चीज़ें लाती। उनको पता था कि इसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो वो बना के छुपा के रखती। मुझे बेबी कहते हैं घर में, बेबी मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी है और तुम्हें खानी है। अच्छा अम्मी बाद में खा लूँगी, अच्छा खा लूँगी। खाली हो गया, बेबी तुमने खाया? वो भाई खा के चले जाते थे। फिर वो मुझ पर नाराज़ होती थी, कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ बनाई, मैं तुमसे नाराज़ होंगी। तो ये बातें भूली नहीं जाती। मैं उनके इस गोद में सोती थी, उनसे बातें करती थी और उनको पता था कि मैं किसी चीज़ में कंप्लेन नहीं करती, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। तो वो मेरे कहने से पहले वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती थी। उनको पता था कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो आम के सीज़न में मेरे लिए ख़ास आम की पूरी ट्रे बना के, टोकरे बना के रखती कि ये तुम्हारे लिए ख़ास आम आए गाँव से, तो इसको तुम्हें ही खाना है। तो मैं फिर भाइयों में बांट देती कि क्या मैं इतना खाती नहीं हूँ अम्मी, मैं नहीं खाती। लेकिन तो अब उनके जाने के बाद जब आप आम भी देखती होंगी नहीं, ये चीज़ें भूलने की नहीं होती, ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहती हैं कि किस तरह से वो मेहनत करके हमारे लिए। पढ़ने में मैं बैठती तो किसी को आने नहीं देती कि वो पढ़ रही है, खाना कमरे तक पहुंचाना कि नहीं तुम पढ़ो। और शादी से पहले मुझे किचन में नहीं आने देती थी कि नहीं तुम पढ़ाई करो, अभी कर लेना जब करना होगा, अपने शौक में कुछ करना है तो करो। लेकिन वो एक जो ज़बरदस्ती होती है ना कि काम करो माहों का, तो वो मुझे दोस्त की तरह थी। अम्मी ये बात हो गई, फिर तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम बताती क्यों नहीं हो, तुम इतना सब्र क्यों है तुम में, बोलो। मुझे बोलने पे मजबूर करती थी। भाई कभी लड़ाई करते, तंग करते, तुम जवाब दो। क्योंकि जो छोटे होते हैं ना वैसे भी वो सबसे लाडले होते हैं, तो माँ का सबसे ज़्यादा उसी पे होता है। नहीं, वो कनेक्शन इसलिए ज़्यादा था कि बहनों की शादी हो गई थी, मेरी बहनों थे और मेरा इतना एज डिफरेंस था कि मैं जब वो चली गई तो कोई दोस्त इतनी नहीं, तो माँ को ही दोस्त समझ लिया। हर चीज़ बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सोना, बस ज़िंदगी भर की ये यादें रह जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़िंदगी में दुख रहेगा
कि उनकी जब डेथ हुई मैं यहाँ नहीं थी, मैं अमेरिका में थी। मैं जब यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबी पता नहीं तुम आओ तो मैं हूँ ना हूँ। मैंने कहा अम्मी आपको हुआ क्या है? माशाल्लाह आप सही हैं। उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो मैं नवंबर में यहाँ से गई हूँ और फरवरी की 1 को उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हुई। मैंने टिकट्स वगैरह करवाने का कहा तो उसी वक्त कोविड शुरू हो गया था, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी। तो फिर इनकी फरवरी के 2nd वीक में डेथ हो गई। मुझे देर से बताया गया क्योंकि उनको पता था कि फ़्लाइट्स वगैरह तो है नहीं। तो ये दुख ज़िंदगी भर रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि मुझे बताया गया बाद में कि वो तुमसे इतना प्यार करती थी कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एक आंख खुली हुई थी। उनको जब नहलाया गया तो उसके बाद भी उनकी एक आंख खुली थी कि वो देख रही थी कि मैं आ रही हूँ। वो मेरे इंतज़ार में मुझे देख रही थी। लेकिन कोविड की वजह से हम लोग बहुत सी चीज़ों में फंस गए थे। नहीं तो अमेरिका आने में मैं 2 दिन में आ जाती। लेकिन ये कि वो ज़िंदगी भर मुझे दुख रहेगा कि मैं उनके आखिरी वक्त पे उनके साथ नहीं थी, कि मैं उनके साथ बैठ सकती, उनके साथ बातें कर सकती। ये ज़िंदगी भर का एक दुख रहेगा मुझे। वैसे हिस्ट्री में मदिया ये जो कोविड का टाइम आया था ना, इस कोविड के टाइम ने बड़ी चीज़ें ख़त्म कर दी, बड़ी चीज़ें शुरू कर दी। जिंदगी बड़ा लेसन दे दी मुझे। फिर छोटी सी रूमी में मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। माँ बाप की जब बहुत ज़्यादा खिदमत की, और माँ बाप से बच्चे तो ऑफकोर्स मोहब्बत बहुत करते हैं, और अगर वो माँ बाप के आखिरी वक्त में उनके साथ ना हो तो ये बात उनको ज़िंदगी भर सताती भी है कि वो माँ बाप के पास नहीं थे। वो कहीं ना कहीं आप ख़ुद को कोसते भी हैं कि काश हम इस टाइम पे बाहर ना जाते। जैसे अभी फ़रा साहिबा भी बात करती थी ना कि उनकी वालदा को इनका इंतज़ार था। वो कोविड का टाइम वाकई एक ऐसा था जिसने दुनिया हिला के रख दी थी। और नोमी भाई आप भी कोविड के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कोविड ने सिखाया। कोविड ने तो आपको, मैं कहता हूँ कोविड से बहुत लॉस हुए, जिस तरह अभी फरा ने बताया। मुझे याद है अम्मी जब बीमार हुई तो कोविड, अम्मी दिसंबर में बीमार हुई थी तो मार्च से कोविड शुरू हो गया था। किस तरह हॉस्पिटल जाना, उनको लपेट, उनको मास्क उतार दें। बुजुर्गों को वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद होती, वो उतार दें, फिर उनको किस तरह हम लेके जाते थे, डरे रहते थे। ये सब कुछ अपनी जगह पे, मगर जो पहले होता था ना, एक हर वक्त का जफ्फियाँ डाल के मिलना, और हर वक्त आप डिस्टेंस बढ़ गया, आप हाथ नहीं धोते, और आप, मैं अब इतना पर्टिकुलर हो गया वो, मैं जिम से आता हूँ क्योंकि जिम में कौन नहीं जाता, आपको क्या पता जिम में कौन जाता है। मैं अब इतना रेगुलर हो गया हूँ उसके बाद कि मैं हाथ धोता हूँ आके, मैं मुंह धोता हूँ आके। फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप दूर से लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। तो सिर्फ मुझे बस थोड़ा सा ये फील होता है कि बड़ी कुर्बानी की बात है कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, फिर बाहर शादियां कर लेते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, माँ बाप बाहर जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं यार हमें तो हमारी जान पहचान, हमारे दोस्त है बाप सारे यहाँ पे, हम छोड़ के क्या करेंगे। अच्छा उनका क्योंकि नौकरियों की वजह से, शादी की वजह से, दोस्तियाँ सर्कल बन जाता है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब अचानक कोई चला जाता है या कोई बीमार होता है, या कहते हैं बस कल तक का मेहमान है, उनको फ्लाइट्स नहीं मिलती, उनको वो सारा कुछ होता है, तो मैं सोचता हूँ कि देखो यार कुर्बानी तो कुर्बानी है ना, माँ बाप ने भी दी, बच्चों ने भी दी, बच्चे वहाँ सेटल हो गए। तो चीज़ें बहुत सारी ऐसे हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कहता हूँ बस अल्लाह मियाँ बेहतरी करे सबके लिए। क्योंकि अब हमारे बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, अब हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर मैरिजेस, देयर करियर, देयर, अब अपना आप लगता है कि अब मैं और समरीन होते हैं ना, पीछे रह गए हैं। हाँ, अब इनके आगे मैं और समरीन ना, हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि यार हम क्या करें, इधर कुछ करें, चलो आज दोनों पहले इकट्ठे जाते थे, अब सब इतने बिखर गए हैं, जिम्मेदारियां सबकी अपनी अपनी हो गई हैं कि अब मैं और समरीन आपस में प्लान कर रहे होते हैं, चलो यार थाईलैंड चलें, हफ्ता गुजार के आ जाएंगे। अच्छा यार अच्छा नहीं है कि आप लोगों को भी टाइम मिल गया है, मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के साथ बैठने का टाइम मिल गया। अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग भी है, बच्चे अपनी जगह खुश हैं, आप लोगों को भी टाइम मिला एक वक्त में कि आप बैठते हैं। हाँ, मसरूफियात में होता है कि आपके माँ बाप
क्या करते थे आप। जी बिल्कुल। अब जाके इस उम्र में जब आप अपने बच्चों की चीज़ें कर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि वो माय गॉड यार, इन्होंने ये कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी मुश्किल वक्त गुजारा है हमारे लिए। अब पता चलता होता है, क्योंकि उस वक्त आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जैसे अब एक सबसे बड़ा स्पेशल जुमला होता था बच्चों का माँ बाप के लिए, अरे आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ, यार आपको नहीं पता। वो आज पता चलता है कि उन्हें ही पता था सब, हमें नहीं पता था कुछ। शबीर भाई, आपसे कभी आपकी अम्मी की कोई शिकायत ऐसी जो आप कभी चीज़ से मना करती हो कि ये चीज़ नहीं करनी? मैं सिगरेट पीने पे बहुत गुस्सा करती थी कि तुम जरा सिगरेट कम पिया करो। मतलब वो मना वाली बात नहीं थी, लेकिन कहते थे कम पिया करो सिगरेट। हर वक्त सिर्फ एक ही बात जो उनका मेरे पे गुस्सा होता था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम अपना ख्याल नहीं रखते। क्योंकि वो फीड आ रही होती ना उनको कि ये पीछे से बेगमात जो है वो अम्मी को कहती थी और अम्मी मुझ पर गुस्सा करती थी। तो ये बाकी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत खुश थी मुझसे, बहुत खुश रहती थी मुझसे मिल के सब कुछ। क्योंकि उन्होंने जो सोचा था जैसा जिस तरह से, वो मैं जितने भाई और बहनों में मुझे ही अल्लाह ने इस काबिल बनाया उनकी दुआओं से कि उनका जो भी काम होता था उनके किसी बच्चे का तो वो मुझसे ही मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि सब घूम फिर के मेरी तरफ ही आ जाता। शबीर भाई, आपकी अम्मी का वो जो खोटा सिक्का जिसे आप कहते हैं कि अम्मी कहती थी मेरा खोटा सिक्का ये चलेगा, जब वो खोटा सिक्के को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेके आप घर गए, अपनी अम्मी को पहनाया, जी बिल्कुल, तो मैं अपनी नाज़रीन के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, वो लम्हा कैसा था ये मुझे बताएं। बस वो अम्मी वहाँ यहीं कराची में गवर्नर हाउस में हुई थी तकरीब, तो मैंने वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी, वरना मैं उनको वहीं लेकर जाता। तो मैंने वहाँ से जैसे निकला हूँ मैं सीधा वहाँ से सीधा अम्मी के पास गया और जाके मैंने उनके गले में वो पहना दिया। मैंने कहा ये लीजिए, दिस इज़ योर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉट माई। तो वो उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उस वक्त खुश कोई भी नहीं होगा जब मैंने उनको ये बताया कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ दिया है माशाअल्लाह। तो मेरे लिए बस वो एक बहुत अजीब सा लम्हा था। हम कहते हैं जैसे मोहब्बत है, मोहब्बत महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। अच्छा नोमी में मुझे बताएं, एक तो पहले बताएं कि आप अपनी अम्मी को शामी को कहते थे, क्योंकि हम भी उनको हम सभी उनको शामी कहते थे, जो भी आपके दोस्त है सारे। वो उनका नाम शहारत है, शहारत। तो वो मैंने दुनिया में वो नाम कभी नहीं सुना। जो पूछता था इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है शोहरत। तो वो अब पूरा नाम शहारत अम्मी कहना या अम्मी, अच्छा अम्मी वाला रवाज नहीं था हमारे घर में ना हमारा। फिर हमने क्या किया, वो SHAHARAT है ना, तो हमने शाह अम्मी कहना शुरू कर दिया। तो वो शामी बन गया, तेजी से बोलना शुरू कर दिया। और ये नाम आपने पहले अम्मी का कहना शुरू किया था? हाँ, कुछ हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि अब्बू का नाम मसूद मीर था, तो अम्मी अब्बू को सूदी कहती थी, मसूद से सूदी, और अब अब्बू शहारत ही कहते थे, क्योंकि मेरे दाद के पिशार साइड से हैं, नान के लाहौर से हैं। तो वो हिंदको स्पीकिंग थे अब्बू, मगर वो शुरू से ही वो इस्लामाबाद में पढ़ाई लिखाई सारा कुछ वो वहीं ब्रॉट अप ही आई है। तो मतलब जब उनकी डेथ हुई 94 में, तो उनकी 28 साल की PIA की सर्विस हो चुकी थी। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर्स। उन्होंने हज फ्लाइट्स शुरू की, मरीज स्टेशन शुरू किया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने शुरू किया था। तो वो बस मुझे लगता है हमने आपस में शायद कह दिया होगा, शामी शामी शुरू हो गए, हम शहारत से शायद शुरू किया होगा, फिर उसके बाद सब इनको शामी से शामी, सारे दोस्त शामी, सारे मिलजुल के शामी। वो टाइम कितना हार्ड था व्हेन योर फादर पास्ड अवे, और उसके बाद तो क्योंकि शामी भी काम कर रही थी और फिर शामी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, शामी ने पहले छोड़ दिया, पहले छोड़ दी शामी ने, क्योंकि 86 में अब्बू जनरल मैनेजर PIA UK होके गए। तो PIA में जब आप होते हैं तो आप मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं जा सकते पोस्टिंग पे, तो फिर अम्मी ने रिज़ाइन दे दिया। एक तो हम लोग, मैं बड़ा हो रहा था, अब मेरी वो एज थी कि जिस वक्त या मैं कोई लुच्चा निकल आता या मैं कोई अच्छा हो जाता, ये माँ बाप के हाथ में था। तो अम्मी ने फिर रिज़ाइन दे दिया। अम्मी सर्व PIA फॉर 17 ईयर्स। तो मेरे माँ बाप की शादी भी PIA में ही हुई थी। It was considered to be one of the most
ब्यूटीफुल कह लें, हैंडसम कपल कह लें कि भाई दोनों जो हैं वो बड़े पॉपुलर थे और शायद इन दोनों ने मिलके अपनी तनख्वाहों से सबसे पहला घर भी PIA की फैमिलीज में तीसरी फैमिली कपल ये था जिन्होंने घर बनाया अपना। ये बड़े वो थे, अब्बू ने फॉक्सी ली उस जमाने में, जर्मन फॉक्सी आती थी 14,000 की ली थी शायद, आई रिमेंबर, वो बेची, घर में डाले सब। तो ये इस तरह ये सारा रिलेशनशिप सिलसिला बना। हाँ। तो वो चलते 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 बस फिर अम्मी ने रिजाइन दिया, फिर हम UK गए, मैंने अपने GCSEs A लेवल्स किए, 90 में वापस आए और डोले वाले मेरे बड़े होते थे, मैं बॉडी बिल्डिंग और लेदर जैकेट और ये वो वही शबीर भाई की बात, शबीर भाई को 84 में 240 रुपए मिले, 94 में मुझे 10,000 का चेक मिला PTV का लीड का, और की चाहता था नहीं बता 1,30,000 रुपए और 6% टैक्स कटता था उस वक्त। हाँ जी। उसमें शामी को कितने दिए आपने? मैंने तो जो आते थे, मैं उस वक्त मैरियट में काम करता था, तो मैं तो घर में केक ले जाता था क्योंकि मुझे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं तो कोई बच्चा गोल्डन वो नहीं होता स्पून के साथ होने वाला कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये नहीं होता था कि मैंने पैसे कमाने हैं और मुझे कुछ करना है। ये तो मैं अपनी उसमें लगा होता था, ट्रेल बाइक ले लिया कावासाकी, फलाना कर लिया, शक्करपड़िया में मैं चला रहा हूँ जब मैं वापस आया तो बॉयज वो वाला काम था। तो ये शामी को आपके कोई ऐसे शौक कोई बुरे लगते थे? शामी खुद भी अंदर से एक आदमी थी वो भी एक जो थी ना, वो वही कौन कहता है सिगरेट पीता हुआ आदमी, मुझे उनको बड़ा अच्छा लगता था कि हो सकता है उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से मेरी अच्छी दोस्ती हुई कि मैं ही रहे, हम ही रह गए। मगर मैं आज बताता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी जो है ना कभी कभी मैं उनकी दराज खोलता था ना तो सिगरेट की टुपी पड़ी होती थी और हमें नहीं पता होता था वो किस वक्त जो है ना एक आधा सिगरेट कहीं वो हम थाईलैंड गए, शामी की डेथ से 1 साल पहले की बात है, तो कज़न सलीम भाई हैं वहाँ पे, उनकी तरफ गए तो शामी का नीचे कमरा होता था, हमारा मेरा समरीन का अलग था, बच्चों का अलग होता था माशाल्लाह, वो उनके बहुत सारे रूम से। तो एक दिन रात को अजाब मच गया पूरे घर में, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, सारे नहीं बोलने लगे। ठीक है, तो सारे भागे कि यार ये कहाँ से, उधर तो अलार्म शलाम बजने शुरू हो गए। जी। तो शामी के कमरे में गए, धुआं ही धुआं, और शामी जितनी भारी थी इतना एक्टिव भी नहीं थी कि हर काम करे। तो शामी ने ना कहीं सिगरेट पिया होगा उन्होंने वो बाथरूम की डस्टबिन में फेंक दिया, उसमें टिश्यू पेपर थे, उसमें आग लग गई। उसमें आग लग गई। अब आग लगी तो उन्होंने पता नहीं किस तरह वो खिड़की खोली बाथरूम की, पहले उसमें से धुआं, और उस रात अब शाम में इतनी शर्मिंदा, हमने किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये रात को क्या हुआ। और शाम ही अगले दिन ना बिल्कुल सीरियस बैठी हैं कि मेरे साथ तो कोई ना मजाक भी ना करे, एंड वी वर ऑल अवे फ्रॉम हर, और हम इधर उधर की बातें करें। तो मतलब है भाई वो इस तरह की जिंदा दिल, मेरे दोस्तों की दोस्त, मेरी आपके घर जब शूट्स होती थी इनके घर, तो वो हमसे आके दोस्तियां करती थी, हमसे आके बातें करती, हमारे बारे में डिटेल्स, और बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन्स में आती थी तो बैठ के बातें करती, हमारे ड्रामों पे बातें, लाइफ पे बातें, इतनी दोस्त आदमी थी। ये नहीं देखती कि एज डिफरेंस क्या है, जी, वो ऐसी दोस्ती करती थी कि मैं बहुत अच्छी तरह उनको इतना याद करती रहती हूँ। और जब मजा आता है, जब घर में जाते थे पहले उनके पास बैठते थे, अच्छा तो अब अच्छा हम आंटी वांटी नहीं कहते थे, हम यही कहते थे शामी, सब उनको यही कहते थे, वो इंटरनेशनल एक शामी थी वो तो। और बाहर भी जब हम मिलते थे कहीं गैदरिंग्स पे तो वो आके बैठ जाती थी, इधर आओ, अच्छा और बताओ कौन से ड्रामा, तुम्हारा वो ड्रामा बहुत अच्छा था, अच्छा मैं नोमी को कहूंगी तुम्हें क्यों नहीं कास्ट करता, मैं अच्छा आप पर्ची चलाएं। तो इस तरह से बातें होती थी। आपने सही बात की, हमारी भी शामी से दोस्ती थी, शामी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ऐसा लगता नहीं था कि उनकी और मेरी उम्र में कोई फर्क है। हाँ, वो बीमार भी थी। मुझे अपने दोस्तों से कईयों से इख्तलाफ होता था, वो शामी के साथ ठीक थे। मुझे इतनी खार चढ़ती थी कि यार मेरा एक मसला है उनके साथ, वो कहते थे तेरा मसला है, मेरा इधर नाल कोई ताल्लुक नहीं है। वो आते थे शूटिंग के लिए, मैं कमरे में एंटर होता था और वो बैठ के ना अम्मी के साथ बात कर रहे होते थे बैठ के। कभी उनको स्ट्रेस में नहीं देखा, ये नहीं देखा कि वो गुस्से में है, टेंशन में है, परेशान है, हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा नाश्ता करती, आओ नाश्ता करो, मैं अभी नाश्ता शुरू किया, आओ। सुबह सुबह अपना कमरा ठीक करा लेती थी कि कोई ना कोई जो है ना शूटिंग में से आ जाएगा, और कोई पूछ के भी नहीं आता था, शामी ऊपर है, हाँ ऊपर, हाँ सीधा।
तो वो अपना कमरा सुबह कुछ उन्होंने अपने लवाजमात में तैयार किए होते थे, जैसे कोई गेस्ट आता था फौरन बोलता था शामी कबाब 5 चीजें निकल आती थी। खैर हम माओ की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। माओ के हवाले से बात हो रही है और वो माएँ स्पेशली जो इस दुनिया से चली गई हैं उनको हम याद कर रहे हैं। और माएँ ऐसी होती हैं कि लगता है कि वो दुनिया से बस चली गई, बट वो हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से बताती हैं, कभी कभी तो अपनी दुआओं की सूरत में। ज़िंदगी में बड़ा फंसते हैं आप, एकदम निकल जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, मामला सुलझ जाते हैं और आप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन माँ की दुआ वही बात है ना कि आपके ताक़ुब में होती है। सो आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं ये फील हुआ कि भाई ये अब तो अम्मी नहीं रही है और मेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, और कहीं आप मुश्किल बहुत प्रॉब्लम आ जाए? एक शेर है, सख्त रास्तों पे हो जाता है सफ़र मेरा आसान, मेरी माँ की दुआ मुझे संभाल लेती है। बात ये है कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे आपको हर्डल्स आते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन उस वक्त अगर माँ का चेहरा सामने आ जाए, उसकी यादें आ जाएं, जब तक तो वो ज़िंदा थी, इस दुनिया में थी, तब तक तो जाके सर गोद में रख के ऐसे अम्मी दुआ करें, और यकीन करें ऐसा लगता था कि बस काम आसान हो गया। उस वक्त तो एक गोद थी कि हम पहुंच जाते थे और जाके हक करके गोद में लेट के दुआएं लेते थे। कनेक्शन था ना, अल्लाह कनेक्शन था। और मैं समझती हूँ कि अब तो मोबाइल का, इंटरनेट का वक्त आ गया, लेकिन वो जो एक लम्स होता है ना, एक हाथों का, एक गले लगने का, वो नहीं मिलता। हम अपने बच्चों से दूर होते हैं कि उनको गले लगा के जो दुआएं देना वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये अल्लाह का एक कुदरत का कानून है कि जिसको आना है उसको जाना भी है। बेशक, बेशक। तो इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अब वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो कोई किसी भी मुश्किल वक्त अगर उनकी याद करके और नमाज के बाद अल्लाह से मांग के फिर अम्मी को कहते हैं कि अम्मी ये मुश्किल आ गई, मेरे लिए दुआ करना, तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए वो काम आसान हो गया है। तो माँ की दुआएं तो कभी पीछा नहीं छोड़ती, और ये बात हमें उस वक्त पता चलती है जब हम खुद माँ बनते हैं। अक्सर होता है ना, माएँ कहती है अभी तो ये कर रहे हो, जब खुद की औलाद होगी ना तो पता चलेगा। तो ये बिल्कुल हकीकत बात होती है कि जब हमारी अपनी औलाद होती है तो हमें पता चलता है कि कैसे तड़प होती है कि जब हम कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे दूर होते हैं कि हाय मेरे बच्चे को ये निहारी पसंद है, हलीम पसंद है, आज ये बना है, वो इतनी दूर बैठे, तो एक तड़प सी होती है। बिल्कुल। तो हमारी माएँ हम उस वक्त एहसास नहीं करते, बिल्कुल एहसास नहीं करते। तो अगर बच्चे हमसे दूर हैं, कितना भी दूर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहते हैं कि अम्मी आपकी दुआओं की वजह से हम यहाँ आए। तो हमारी माँ, मेरी माँ की वजह से मैं समझती हूँ आज मैं अगर हूँ, कुछ नाम है, कुछ मकाम है, तो अपनी माँ की वजह। अच्छा, वो जो आपने अभी एक पढ़ी थी, एक पोइट्री पढ़ी थी, जी। ये इज्जत, ये मकाम, ये नाम तुझसे है, बिल्कुल मेरी माँ आज जो भी हूँ तेरे नाम से हूँ। बिल्कुल वाली बात है। जब बेटियों की स्पेशली जब शादी हो जाती है, दूसरे घर में चली जाती हैं, तो उस वक्त माँ बाप को और दिल में आ जाता है कि भाई क्योंकि आप वो घर छोड़ के जा चुकी होती हैं। और फिर एक और चीज़ भी कि बेटियां फिर माओ को स्पेशली कॉल करती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किचन में कोई काम हो, चाहे वैसे कोई परेशानी हो, तो वो माँ को कॉल करके उनसे जो मशवरा जरूर करती है। तो आप भी ऐसे अम्मी को करती थी कॉल करके तंग ऐसे? इतना ज़्यादा मैंने अम्मी को तंग नहीं किया, क्योंकि मैं जब नए घर गई, अपने ससुराल गई, तो मेरी अम्मी ने यही कहा था कि अब तुम्हारा वो घर है, एडजस्ट होने अपना कोशिश करना कि अच्छे ताल्लुकात हों अपने सास ससुर अपने घर के साथ। तो मैं वैसे मैं बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा कंप्लेन वगैरह करने की नहीं, मुझे बड़ी सी बड़ी बात बहुत मामूली लगती है, क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं करती, मैं अल्लाह की तरफ से एक सब्र शुक्र है। तो मैंने कभी अम्मी से घर की कोई बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरे साथ आज ये बुरा हुआ, आज वो बुरा हुआ, क्योंकि मैं अम्मी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, उनको कोई घर की वजह से ये नहीं देना चाहती थी कि उनको डिस्टर्ब करूँ। और वैसे भी मैं समझती हूँ शादी के बाद लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए कि माओं को तकलीफ देने से अच्छा अपने मामलात खुद हैंडल करें, खुद हैंडल करें, खुद समझें कि वो एक नए घर में गई हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, उनको खुद हैंडल करने की कोशिश करें। इसी तरह मेरी बेटी की अब शादी हुई है, मैं उसको कभी उसने मुझे फ़ोन करके कोई शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, क्योंकि पता है कि हमें खुद करना है, अपने मामलात को करना है, अपनी
माओ ने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, तकलीफें देखी हैं। उस वक्त भी हम अपने प्रॉब्लम्स उनसे बैठ के करें कि उनको करें, प्रॉब्लम में डालें, तो मजीद फिर उनको तंग करने वाली बात होती है ना। अच्छा शबीर भाई, आपको आपकी बेटियों में कभी अपनी अम्मी की झलक दिखाई देती है? मैं तो ढूंढता ही वही हूँ। मैं तो, मेरी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। तो मेरी छोटी बेटी है शमीरा है, मैं तो उसको कहते ही कि प्यार से मम्मी कहता हूँ, मैं बड़ी बात सुनते। तो मेरी पोती है छोटी है, उसको मैं कहता हूँ मम्मी। मैं उन्हीं में ढूंढ रहा हूँ अपनी अम्मी को, और मैं उन्हें प्यार से मम्मी कहता हूँ। माँ मतलब आज भी तो तबीयत अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसी तकलीफ़ हो जाती है, तो इस उम्र में भी माँ ही निकल रहा था। अम्मी निकल रहा, बिल्कुल तकलीफ में। हाँ बिल्कुल। हाँ कि अब है नहीं, लेकिन फिर भी वो होता ही है। अम्मी बेसाख्ता मुझसे अम्मी ही निकल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मैं वो बात उस वक्त कर रहा था जब रमज़ान रोज़ा खुलने वाली, तो लास्ट जो पहला रोज़ा था 2 साल पहले, पिछले से पिछले रमज़ान, तो मैंने रोज़ा उनके साथ खोला था। मैंने आपको कहा था बहुत हिम्मत वाली थी, कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपको लगे कि ये कुछ वो हिम्मत हार गई है, कुछ हो गया। कभी ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने। उस दिन हमने रोज़ा खोला, उनके साथ बैठे। कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो उस दिन रात को उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा क्या बात कर रही है अम्मा? कहती नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही। और उसी रात सहरी पे उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले कभी उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा था कि हिम्मत नहीं है। उन्होंने बड़ी हिम्मत की थी। मैंने कहा ना ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर खड़ी हो गई हूँ अपनी विल पावर से। लेकिन बस जब उन्होंने ये कहा, जिस रात को 10 बजे की बात है, ये हम सब कुछ करके बैठे थे, गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और सुबह सहरी में उनका इंतकाल हो गया, दूसरे रोजे की सुबह। चामी को आप भी तलाश करते हैं या नजर आता है? एक टाइम आता है, आप कहते हो यार कि कितना मजबूत आप रह सकते हैं। एक टाइम आता है वाकई जहाँ आपकी दवाइयाँ शुरू होती हैं ना, आपकी जिंदगी में, चाहे वो आपकी स्टमक रिलेटेड है, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, आप समझें आपकी जिंदगी में पसूड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। अम्मा से भी ज्यादा रौब डालती हैं, तो माँ से भी ज्यादा रौब डालती हैं बेटियाँ। हाँ, कि मैं आपसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ आपको। और बाकी फिर उनसे डर भी है। मतलब हम वो नस्ल में से है जो पहले माँ बाप से डरती थी, वो लाती डरती है। और बाप तो बेटी के साथ इतना अटैच होते हैं। बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो दोनों दोस्त बने बैठे और माँ साइड पे बड़ी होती है। और इसी तरह माँ और बेटों का। मेरी भी जब बेटा मुझे फोन करके मुझसे बात कर रहा था, तो मेरे मियाँ बाद में कहते हैं मुझसे तो बात ही नहीं करता, सारा वक्त 2-2 घंटे तुमसे बात करता है, हर बात तुमसे करता है। तो मैं अब जेलसी ना करें, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। मैं बड़े गुरूर से कहती हूँ मैं माँ हूँ, आप बाप हैं। और बाकी इतना अच्छा लगता है ना जब आपके बेटे को बोले कि ही इज अ मामाज बॉय, कि वो जैसे मतलब मेरा भी छोटा सा भी वो 1.5 साल करीब, लेकिन जब वो मेरे पास भाग भाग के आता है ना, और जब उसका बाप कहते हैं, फादर कहते कि ही इज अ मामाज बॉय, मुझे इतना अच्छा लगता है। वैसे भी मेल वर्जन, तो वो माँ का वर्जन है वो तो पलता भी इंक्यूबेटर में है। मैं हमेशा अम्मी को कहता था आपके कुछ 6-7 बच्चे होने चाहिए थे। आपने भी एक बेटा पैदा किया, एक बेटी पैदा की, सारा ध्यान ही बेटे पे होता है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ तुम। मतलब है कि छुट्टियों में स्कूल ट्रिप पे बस पे सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे अम्मी अब्बू गाड़ी में बैठा के बस के पीछे लेकर जा रहे हैं कि नहीं नहीं ना कुछ हो जाए। मेरा इतना मजाक बनता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कि वो कहते हैं भाई ये मम्मी डैडी बाद में जब खुद आप बाप बने होंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। नहीं मदिया, मैं जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, मेरे सारे दोस्तों को स्विमिंग आती है, क्योंकि अम्मी को पानी से डर लगता था। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी इससे नहीं पानी में नहीं जाना।
ओ भाई नोमी भाई आप नहीं है ना माँ, तो आपको नहीं पता ना माँ के अंदर की क्या होता है। नहीं, ठीक है। डर तो माँ के अंदर रहता है। मगर खुदा की कसम उस चक्कर में आके ना मैं थोड़ा सा जो अंदर का रिबेलियस होता है ना कि यार नहीं, इनको निकलना चाहिए दुनिया में। मैंने सलमान नभान को स्विमिंग भी, मैं उनको कहता हूँ तुम लोग अकेले छुट्टियों पे जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम लोग इधर जाओ। लेकिन वो समरीन मुझे और मरियम ऐसे देखते हैं दोनों के, यार तुम किस तरह ये कह देते हो कि मैं कहा 1 सेकेंड, अम्मी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वक्त चेंज हो रहा है, इनको थोड़ा सा एक्सपोजर होने दो। अच्छा अम्मी जो थी आपकी थी वो थोड़ी डोमिनेटिंग थी, तो जो नाराज होती थी इनको मनाना आसान होता था। ताज़न औरत थी वो, मनाना आसान होता था। लोगों की अपनी अब्बू से जान जाती थी, मेरी अपनी अम्मी से जान जाती थी, क्योंकि अब्बू मेरे जो थे ना गुस्से के बहुत तेज थे। मगर अगर अम्मी ने मुझे जरा डंडा दिलवाना होता था ना, तो जैसे मुझे कहा कि रात को 10 बजे आ जाना, 10:30 बज गए, 11 बज गए, कोई भी रीज़न हो सकता है, दोस्तों के साथ थे, तो अब्बू खड़े होते थे और मुझे पता होता था कि ये अब्बू नहीं खड़े हुए, ये अम्मी खड़ी हुई है। ये अम्मी ने पीछे से कहा होगा देख 10 बजे तक कैसी, देख फिर 11 बज गए ने। मैंने भाई टीवी शुरू किया 93 में, मैंने शहबाज पहला प्ले था मेरा, भाई रात इंतजार हुआ भाई, शूटिंग 12-1 बजे 2 बजे खत्म हुई, मैं घर पहुंचा, एक अजाब मचा हुआ कि भाई ये कि वो अब्बू समझाते थे देख मुंडा है वो कामते गया है तू, और 1 हफ्ता लगा उनको यूज टू होने में कि यार ये रात को 10 बजे के बाद आया करेगा। मार पड़ी वैसे आपको कभी शामी से? एक दफ़ा पड़ी थी, वो मेरी उसमें कोताही मेरी थी, उसमें खैर 2-3 दफ़ा पड़ी थी, मगर जो सबसे एक ऐसा पॉइंट था कि घर में कोई नहीं था, अम्मी अबू दोनों पीआईए जाते थे, उसमें पीआई की वैन आती थी पिक करने के लिए, तो अबू पिंडी ऑफिस में होते थे अम्मी अबू, तो मैं घर में अकेला था, मरियम बहुत छोटी थी, मरियम का मेरा ऑलमोस्ट कोई 7 साल का फ़र्क है, लोग उसको मुझसे बड़ा समझते, मुझसे छोटी है ज़्यादा। तो वो कुछ ना शामी कबाब वगैरह लड़का बना रहा था, वो भी मेरे जितना ही था, तो पता नहीं वो मैंने कहा मैं बनाते बनाते ना वो जो क्या होता है वो चम्मच होता है जो, वो कहीं मेरे हाथ पे लगा, तो मैंने कहा ना, तो वो आके हा करके हंसा, मैंने वो उसके मुंह पे लगा ना ऐसे करके, तो उसने ऑब्वियसली उसको ज्यादा लगा, इधर लगने में और इधर लगने में, तो आपके लगाने में, और मुझे वो उस वक्त तो ये भी नहीं पता था ना, आप तो यूं करके लगा देंगे, वो जो 3-4 लाइनों वाला नहीं होता, कफगीर कहते हैं, कफगीर जो है, तो जी अम्मी आई शाम को 4 बजे, उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने मेरी तो सुनी नहीं ना, उन्होंने उसकी शक्ल देखी तो वो रो बताई, ये देखें ये नोमी भाई ने क्या किया मेरे साथ। उसके बाद मैं भागूं इधर से उधर, उधर से उधर, वो फिर पैंटी पड़ी थी, या फिर एक दफ़ा मैंने उनका परफ्यूम पूरे कमरे में छिड़क दिया था खोल के, कि यार खुशबू आएगी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत की हैं, क्योंकि मैं अकेला था, मेरा समझा एक इंक्यूबेटर में आई वॉज लर्निंग के दुनिया कैसी होती है। तो ये तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह मियाँ कि उन्होंने मुझे टेलीविज़न में जाने दिया, किस तरह अम्मी के दिल में डाल दिया, कैसे हो गया कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। अदरवाइज मैं इस वक्त एक वो नर्ड नहीं होते, शायद मैं उस तरह का होता बिल्कुल, जिसको दुनिया का नहीं पता, शरीफ सा। नोमिया मुझे बताएं, जब शामी गई इस दुनिया से, गोकिन को कैंसर एकदम से पता चला था, डायग्नोस हुआ था कि वो उनकी बहुत लास्ट स्टेज है, वो यू रेडी फॉर इट? और जो उनकी लास्ट आपसे जो वो बात शादी से होके आई लायंस क्लब में, इतनी हसीन लग रही थी वो, दिसंबर की बात है, और मुझे कहा कि देखो तुम अब इस्लामाबाद गए हुए, मैं और सलमान इस्लामाबाद थे, हमारी कोई मीटिंग थी यहाँ पे, कोई काम था जिसकी वजह से आया हुआ था, तो मुझे कहने लगी तुमने वलीमा तुमने अटेंड करना है इस्लामाबाद में। तो मैं और सलमान वलीमे में थे, तो मुझे समरीन का फ़ोन आया कि यार अम्मी कल भी गिरी थी, आज भी गिर गई थी, क्योंकि ना वो कोई देयर समथिंग सीरियस। तो अगले दिन सुबह, और मैं जाता भी बाय रोड था, तो मैं और सलमान सुबह 6 बजे निकले, और मैं कोई 14 घंटे में मैं रास्ते में रोता भी रहा कि यार ये कैसी खबर है, आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई कि मुझे फ़ोन करके ये कहा गया हो। फिर जब मैं आया, मैं बड़ा रोया उनको मिल के, मैंने कहा यार आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, मैंने आपसे कहा था ना आपने बूढ़े नहीं होना। तो खैर जब अगले दिन गए और हॉस्पिटल गए, चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा जी ये तो स्टेज 4 कैंसर है और पूरा फैल चुका हुआ है, सुराख हुआ हुआ है स्टमक में, ये कुछ खाती हैं। मैं उनको कहता था अम्मी देखें आप इसलिए नहीं खाती क्योंकि आप चलती फिरती नहीं हैं, आपके मसल, हर वक्त अपने पाँव मसाज करवाती थी, टांगें पाँव,
तो मैं उनसे कहता था कि आप चलती फिरती नहीं है, देखना तभी तो आपकी डाइट खत्म हुआ। हमें क्या पता था कि अंदर उनके स्टमक में सुराख हुआ है, वो खाती हैं तो वो बाहर आता है। जब बाहर आता है तो फिर उनकी शुगर जो ऑलरेडी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर थी, तो वो इफेक्ट होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हमें नहीं पता था। मदिया अम्मी ने जब PIA की तरफ से मेडिसिन आती थी ना हर महीने 1000-1500 रुपए की, तो मैं उनसे कहता था आप क्यों उस फॉर्म का इंतज़ार करती हैं, 1000-1500 की मेडिसिन है, मैं ले आया करूँगा। कहते तुझे नहीं पता मेडिकल फैसिलिटी क्या फैसिलिटी होती है। मदिया मुझे नहीं पता। उसके बाद हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रहे 4 महीने। कभी उनके KNG के प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, कभी उनके यहाँ पाइप डल रहे हैं, कभी उनकी किडनीज में डल रहे हैं, कभी उनके लंग्स में पानी भर गया है। मतलब हमने वो जो टाइम गुजारा है ना, उसके बाद मुझे कोई भी कोई तकलीफ बताता है, मुझे लगता है दैट्स नथिंग। तो मैं समझता था मेरी माँ में हौसला नहीं है, मगर जिस तरह उन्होंने गुजारा है मैं तो शायद एक दिन ना गुजार सकूं। तो बस फिर फाइनली घर पे थी, लंग्स में भी पानी भर चुका था। उनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक बेड ला के दिया कि अम्मी इसका बटन दबाएंगी तो ये ऐसे हो। वो कहती थी ले जा तू, सारी जिंदगी तेरे तेनी मेहनत की थी, तो हुण तू जान छुड़ा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है भाई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शबीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ फ़रा यहाँ पे मौजूद हैं। हम माँओं की बातें करें, वो माएँ जो कि दुनिया से पर्दा कर गई हैं, लेकिन उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। शबीर भाई, जो दुनिया से चला जाता ना, उसकी सबसे ज़्यादा याद तब सताती है, और गुर्बत भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फील तब होती है जब कोई बड़ा मौका आता है, जैसे ईद आ जाए, जब रातें आ जाए। तो जो अम्मी के बगैर पहली ईद थी तो कितनी मुश्किल थी? मैं ईद का पहला दिन भी अम्मी के साथ गुजारता, और उनके जाने के बाद भी मैं पहली ईद अम्मी के घर ही गया, क्योंकि पहले ही रमज़ान को गई थी। हाँ, तो ईद भी मैं पहला दिन अम्मी के घर जाता। पहले मेरी अम्मी के यहाँ जाते थे, फिर बाद में फरीदा की अम्मी के यहाँ जाते रात को। तो मैंने वही किया, पहली ईद पे सारे बहन भाइयों को जैसे वो आते थे उसी तरह से बुलाया, अम्मी जैसे बुलाती थी। तो मैंने वही कुछ करने की कोशिश की जो वो करती थी। तो हम सब ने बहुत उस दिन को मिस किया था, सब बहन भाइयों ने, कि ऐसा लगता था ये अभी यहाँ से निकल के आएंगी और हमारे साथ बैठ जाएंगी, ये वहाँ से आएंगी हमारे साथ बैठ जाएंगी, और इस तरह के ख्यालात आते रहे सारा वक्त। बहरहाल ये दुनिया है, और दुनिया में हर जी रूह को एक वक्त गुजार के जाना ही है। बेशक बेशक। मौत से किसको रास्तागारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। तो वो एक वक्त गुजर गया। अभी भी ये चीज़ें मैंने हम बारहा जो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हम ये फीलिंग्स को और ये रिश्ते को और इस तरह की बातों को हम शायद मरते दम तक नहीं भुला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी भी मुझे लगता है कि जब मैं मर रहा हूँगा तो शायद मेरे मुंह पे अम्मी का ही नाम हो। जो मेरा ब्राइडल शावर था वो भी शामी ने किया था, तो उनको बहुत शौक था अच्छी गैदरिंग्स होने के, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह। म्यूजिक की शौकीन, म्यूजिक के शौकीन, उनको बड़ा अच्छा लगता था गैदरिंग। उनको हल्ला गुल्ला बड़ा पसंद था कि यार आते रहें। इवन अल्लाह जन्नत नसीब करे आतिफ हुसैन को, इस्लामाबाद में जब शूटिंग्स होती थी, अम्मी जब इस्लामाबाद थी, मैं कराची था, शुरू में एक डेढ़ साल मैं अकेला रहा यहाँ पे। आतिफ हुसैन की शूट आई हुई थी, वो मरी शूटिंग हो रही थी, मैं भी था उस सीरियल में। तो तमाम डेली टेबल भरी होनी, आते उठते बैठते गए, शामी के शामी कबाब, ये खाना, यार वो तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि यार रौनक, कि यार लोग दोस्त आए हुए हैं। क्योंकि उनको लगता था कि मेरे अपने जो दोस्त हैं ना, वो तो एक तो उन्होंने PIA से जो रिटायरमेंट ली थी ना, कभी कभी मुझे कहती थी देख आज जो दिया सैलरी है, जो उनकी कलीग्स थी, कोई न्यूयॉर्क बैठी हुई है, कोई कहीं बैठी हुई है, मुझे कहती थी कि देख यार
आज मैं होती PIA में, मैं कहता हूँ यार ये ना कहा करें आप उनसे बहुत बेहतर है, मुझे सबकी कहानियाँ पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे शबीर भाई ने कहा ना, मुझे मेरे अब्बू के माशाल्लाह 9 बहन भाई, अम्मी 2 ही बहनें, सबके बच्चे अल्ट्रा जीनियस, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में किसी को कायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई पता नहीं क्या है। तो मुझे कहा जाता था कि एक गंदा अंडा है, पता नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं होता था। मैं नालायक, मेरे 33 मार्क्स आ जाए मैं खुश हो जाता था, 2 दफ़ा फेल हो चुका था। मैं किताब खोलता था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। ज़्यादातर हम तरक्की पास में एक लफ्ज़ है तरक्की पास, आपको खास 31 नंबर है, 2 नंबर देके आगे भगाया जाता था। 33% मार्क्स होते थे, तो मैं तैयारी करता था को 50-45 की तक, चलो उतने आ जाए। जो फेल हो जाते थे फिर अब्बू को बुलाया जाता था, जाते थे, फिर वो सुनते थे, फिर आगे कहते थे ये की होएगा। अगले दिन पेपर होता था, मैं उनसे कहता था ये पहला चैप्टर ही नहीं मुझे समझ आ रहा। एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया था, उनको इतना गुस्सा चढ़ा था, फिर अम्मी ने छुड़ाया, छड़ दे कि मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं था। और मैं कभी ये सोचता हूँ कि यार अगर 94 में 93 में मुझे मिलाया गया था अब्दुल करीम बलोच साहब से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। साकी साहब हमारे बहुत बड़े एक पुराने फिल्म एक्टर हैं, दोनों भाई थे। तो करीम अंकल इस्लामाबाद स्टेशन के GM थे, तो मिला दिया ऐसे ही, तो उससे मेरा सिलसिला ये शुरू हो गया। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार उन्होंने मेरा वो टाइम देखा हुआ था जो नलायकी वाला, और कि यार ये क्या करेगा। ठीक है, पैसा वैसे अपनी जगह पे, पढ़ाते भी ICB में पढ़ाया जो इस्लामाबाद का बेस्ट स्कूल था, बाहर भी लेकर गए तो बेस्ट स्कूल्स में सारा कुछ। तो वो कहते थे यार इसका क्या होगा ये, क्योंकि शर्मिंदा होते थे ना कि कोई कह रहा था वो खुरम जड़ा है वो आजकल US से होता है, फलाने हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, कुछ कहने को होते ही था, क्योंकि पुराने वक्तों में सबको एक दूसरे का पता होता था। आप छुपा सकते हैं आजकल, आप फलाना मेरा बेटा तो ये कर रहा है, बेटी ये कर रही है, तो अगले इतने कीन नहीं होते। पहले बहुत कीन होते थे कि भाई तुम, खास तौर पे रिलेटिव्स आपस में, तो बड़े शर्मिंदा होते थे अब्बू, और अम्मी कवर करती थी। तो वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार उन्होंने मेरा वो टाइम देखा कि जिस वक्त मैं यही सुन रहा होता था कि अदा की होएगा, मगर ये कि हर एक का एक टाइम है। काश वो थोड़ा सा बाद में देख लेते तो कहते हैं कि हाँ यार चलो कम से कम इसने कुछ तो, कोई तो तोप चला ली है कि ये अब कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ही ऐसा हो, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ ये चीज़ होगी जी वो कुछ नहीं था और उसके बाद वो बहुत कुछ, तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे थे वो। अभी भी माँ बाप भी चले गए तो वो वैसे ही हैं, वो आगे बढ़े ही नहीं अपनी जगह से, उन्होंने पैर की मिट्टी नहीं छोड़ी अपनी, जहाँ पे थे वहीं खड़े रहे वो। अब अगर आपके लिए कोई बात हो रही है, कुछ हो रही, तो मैं समझता हूँ जितने भी दुनिया में बड़े नाम है ना, वो कोई इतने बड़े पढ़ाकू शड़ाकू लोग नहीं हैं। मैं आपको अभी आप हिस्ट्री मुकद्दर बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोई इतने बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और ये नहीं है, हैं पढ़ने वाले लोग भी हैं, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखें जो बिलियनर सही बात है, हाँ, वो इतने पढ़े लिखे लोग नॉर्मल से हैं, उन्होंने एफर्ट मारी है, कोशिश की है अपनी, आगे बढ़ के मूव ऑन। मैं ये समझता हूँ आप सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, अपना बैग हल्का रखें। हाँ, जितना बैग आपका हल्का होगा ना, पीछे बैग से मुराद परेशानियां, तफरुकात, फलाना ढिमका, अरे दफा करो यार, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन। शबीर भाई आपको याद है पहले जो बच्चा पढ़ता नहीं था, बहुत शरारती होता था, पढ़ा हर वक्त, माँ भी पीछे भाग रही है, बाप भी भाग रहा है, उसको कहते थे अनु फौज पा दो, डिसिप्लिन हो जाएगा। एग्जैक्टली वो कहते थे, ये कॉन्सेप्ट होता था ऐसे 25-30 साल पहले। आई एम श्योर ऑफिसर्स सुन रहे होंगे, और वही जो होते थे ना, जो काबू नहीं आ रहे होते थे, लेटर ऑन दे बिकेम यस हाई रैंकर पीपल। उससे पहले एक चीज होती थी कि जो सबसे शरारती बदमाश लड़का होता था ना, उसको क्लास का मॉनिटर बनाते थे। इससे कुछ नहीं छुपेगा, ये नहीं छुपेगा, नहीं ये खुद भी नहीं करेगा और किसी को करने भी चोर को कोतवाल बना दो। ये सही। शामी की डेथ के बाद आफ्टर 4 months यू वेंट टू
इस्लामाबाद, और शामी जब तक जिंदा नहीं हो गई थी जिन्होंने इस्लामाबाद जाना था वो यहीं है, वो यहाँ रह गई, फेज 8 में रहती हाँ। हैं, और जिसने यहाँ काम करना था वो इस्लामाबाद चला गया। तो कितना हार्ड आपके लिए होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि ईदों पे ना हम रुख करते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जहाँ वो रहते हैं, जिनकी अच्छा मदिया मुझे नहीं लगता वो अंदर है उसके कब्र में, कब्र पे सच्ची बात है मुझे तो फील ही नहीं होता। मैं कहता हूँ हर वक्त जो है ना साथ ही हैं, खुदा गवाह है। मुझे आए हुए 6 दिन हो गए हैं कराची, मैंने लोगों को देखा फटाफट जाते हैं, ठीक है, मुझे ना मैं जाके ना जब फातिहा भी पढ़ता हूँ, जाऊंगा आज जाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता कि मैं, तो मुझे ना फील ही नहीं होता कि वो यहाँ है। मैं जाऊंगा, वो फ़ोन पे भी इन टच रहता हूँ कि भी वो उसको, और फेज़ 8 में तो सारी एक तरह की हैं, सारी जितनी भी कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, तो मैं उससे कहूँगा इसको वाइट वॉश कर दें, फिर मैं आऊँगा, समरीन में जाएंगे, उसको वॉश करवाएंगे, फूल डालेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सब कुछ है। मगर वो सारा काम मैं अपनी नमाज़ों में कर लेता हूँ, जो थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, मगर मुझे ना समहाउ यकीन ही नहीं आता कि वो इधर है। मुझे लगता है वो हर वक्त साथ है। कभी मैं समरीन की हरकतें देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो अम्मी ऐसी किया कर, कभी मैं मरियम को देखता हूँ कि जी उसकी जो हरकतें देखता हूँ मुझे लगता है वो है। अपने आप को मैं देखता हूँ, मुझे अबू नज़र आते हैं कि अबू ये सारी चीज़ें किया करते थे। तो मुझे ना अगर मुझसे ये पूछो कि जी वो, हाँ वो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो था कि जब वो चली गई, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या होगा कल से। मैं शायद यहाँ से गया भी इसीलिए था कि तो बहुत मेमोरीज, होता है इंसान की जिंदगी में सब। ये बस जब माएँ चली जाती हैं तो उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है मैंने कराची छोड़ा इसलिए कि उनके अभी भी वो आपको देख रही हैं और वो रोना पसंद नहीं करती, मुझे मेरे ख्याल में वो बिल्कुल आपको रोते हुए देख के नहीं अच्छी लगेगा उन्हें। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता सीरियसली। मैं देख रहा था ना आखिर वहाँ घर में रोज़ाना एक माहौल, बेटा वहाँ पर है और ये फरीदा यहाँ पर है, तो मैं रोज़ एक माहौल देख रहा होता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो कोई पर वर लगे उसके और वो उड़ के चली जाए बेटे के पास, ठीक है ना। मुझे कह रही थी उसको वापस बुला लो, बस मुझे नहीं छोड़ना उसको, उसको वापस बुला लो। मैंने कहा बुला लो, तुम नहीं भेजा। फिर नहीं, उसका फ्यूचर भी तो है, फिर वो आगे ये भी तो है, पढ़ाई भी तो है, तीनों भी तो है। तो मैंने कहा कोई एक काम कर दे यार। उसकी सोच, उसकी दुआएं किसी न किसी तरीके से वो आपके साथ होती है। जिंदगी का जो इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा जो मकसद है ना, वो सिर्फ यही है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किसी जगह पे सेटल हो जाए, बस सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है माँ की कि भाई सब सेटल हो। और उसके लिए वो मुझसे भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, पता नहीं कहाँ की डाल देगी मुझ पे ना। मैंने कहा यार इससे मेरा क्या ताल्लुक है। वो मिस कर रही होती है, वो मिस कर रही होती है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई एम श्योर वो बिल्कुल कोई नजर तो नहीं आता किसी दूसरे को, घर में ही कोई बात करेंंगे वो उस चक्कर के अंदर। और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेता है ना, शामत भी उसी की आती है कि भाई तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे। कोई ऐसी चीज़ जो कि बिकॉज ऑफ कोर्स हम हमारी माँ हमें देख रही हैं, मतलब अल्लाह जिनकी माँ जिंदा है, मेरी जिनकी माँ जिंदा है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी अम्मी से कहना चाहती हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में आप ना कह सके हो। बस ज़िंदगी में यही कहना चाहती थी कि वो फिक्रें बहुत करती थी, वो अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान रहती थी, हर किसी के लिए सोचती रहती थी कि इसने खाना नहीं खाया, ये पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, परेशान। तो बस मैं उनको यही कहना चाहती थी कि अम्मी क्यों परेशान होती हैं, इससे आपकी तबीयत ख़राब होती है, मत परेशान हो। लेकिन अब जब मैं ख़ुद माँ बनी हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि बिल्कुल कहना बेकार है, क्योंकि माँ तो माँ है, वो उसका काम ही परेशान होना है। जैसे शबीर भाई बता रहे थे, और जब परेशान होगी तो उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी वही दुआएं हमें आगे चलाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो बस यही बात थी कि अम्मी को बस यही कहना चाहती थी कि अम्मी नहीं परेशान हो, आपकी तबीयत ख़राब होती है।
तो यही बात थी। बस वैसे माँ मेरी को माँ कैसे- इतनी सब्र वाली थी, इतनी उसने हमारे पीछे मेहनत की, उसने दिन रात कर दिए। तो उनकी जो ये नेकियां थी, उनके जो काम थे, उनका हम सिला तो नहीं दे सकते। उनका सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको दुआओं में याद रखें और अपने काम से उनका नाम और बढ़ाएं। बात ये। मैं अपने रेस्टोरेंट में ना, कभी भी कोई इवेंट होता है ना, 14 अगस्त, 23 मार्च, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती, मेरी और समरीन हम दोनों की, कि हम ओल्ड पीपल्स होम से लोगों को बुलाएं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। मुझे इतना अफसोस होता है कि जब वो 50-60 आते हैं ना, मैं उनको बाकायदा गाड़ी भेजता हूँ, उनको अपनी बेस्ट डिशेस ऑफ़र करता हूँ, जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है मैं उनको वैसे एंटरटेन करता हूँ। मदिया, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीरों के माँ बाप होते हैं, जो बड़े वालफ हैं, कोई कहीं जगह डॉक्टर है, उसकी जी ये इसकी माँ है, वो जो वहाँ केयर टेकर होते हैं ना, वो मुझे बताते हैं कि नुमान भाई आपको पता है ये वो फलाना फार्मास्यूटिकल कंपनी के ये ओनर थे, और वो बैठे होते हैं वहाँ पे, और वो व्हील चेयर पे हैं, बुजुर्ग से हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि किसी की माँ है तो वो हल्की थोड़ी सी अगर स्पेशल हैं तो वो ओल्ड पीपल्स होम में है, वो आती हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं कितनी दफ़ा वहाँ रो पड़ता हूँ कि यार, वाइस वर्सा है सारा कुछ। कि एक तो होता है ना कि चलिए जी अब नहीं अफोर्ड कर सके, नहीं, आपकी ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये अंडरस्टूड, मगर मैं जो समझता हूँ ये सब वाइस वर्सा है। वो माँ बाप जो सामने बैठे हैं ना आपके बुजुर्ग, आप देख लीजिए वही सूरत हाल है जो बाहर होती है कि 18 साल के बाद वो अपनी औलाद को कहते हैं गेट आउट, जाओ या रेंट दो हमें, ठीक है, या रह रहे हो तो कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो वो माहौल हमारा बनता जा रहा है यहाँ पे। तो वो जो माँ बाप ने किया होता है बच्चे के साथ, कि उसको छोटी उम्र में बोलते चलो भाई दफा हो जाओ, अपना करो जो करना है, तो वो जब कुछ हो जाता है वो साइकिल बन जाता है एक वैसी, तो वो फिर बोलता है बस चलो भाई बाबा जी सानू भी माफ करो, जाओ कुछ अल्लाह करो। लेकिन कहीं कहीं तो देखते हैं कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन औलाद नाफरमान निकलती है। माँ बाप बहुत अच्छे भी होते हैं, हम कर रहे होते हैं। उम्मीद तक हमने खुद जितने शोज किए तो हम जब बात कर रहे तो हम देख रहे होते हैं, कहते अच्छा इनकी तो बेटियां भी जिंदा हैं, अच्छा इनके तो बेटे भी जिंदा हैं। यहाँ पे क्या बिनते फातिमा है ना, यहाँ पे अम्मी बहुत जाया करती थी, सबसे मिलती थी वहाँ पे, वो चीज़ें लेकर जाती थी लायंस क्लब की वजह से, तरफ से शॉल्स हैं या जो कुछ भी है, मैं उसको थोड़ा बहुत वहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे बड़ा होता है, मैं कहता हूँ यार देखें, माँ बाप अगर जिंदा है ना तो उनको संभाल के रखें। हाँ, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपकी माँ स्पेशली जिंदा है, उसको गले लगाइए। ये रब का नुमाइंदा है इस ज़मीन पे, और ये वो माँ है जो आपका कनेक्शन है। जैसे अभी शबीर भाई ने बात की ना कि होता है कि हाँ जी अम्मी है ना, तो जो अम्मी है ना तो वो एक तरीके से, और ये अम्मी और अब्बू दोनों एग्जैक्टली ये आपको जोड़ते हैं अल्लाह से। अम्मी आगे चल रही होती है ना, पूरा खानदान पीछे चल रहा होता है, सही। तो आपकी जो इज्जत होती है ना वो आप उनके दम से होती है। हाँ, सारे मिलेंगे आपको कि अच्छा यार ये अपनी माँ की सब इतना करते हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। बिल्कुल, अब हम कहीं जाते हैं ना तो लगता है अल्लाह ने अपनी क्रिएशन में माँ को रखा अपने साथ। जो उसने इंसान बनाया है ना, उसने उसमें माँ को रखा है साथ कि भाई ये इसके थ्रू होगा वसीला जो कुछ होगा। सोचिए आप, उसने 9 महीने उस बच्चे को रखना है, तो और उसके बाद उसने उसको, तो क्रिएशन जो अल्लाह ने इंसान बनाया है उसमें जो सपोर्टिंग एलिमेंट वो माँ। बाकी मैंने लोगों को देखा है ऐसा ही, दुनिया के पैसे खाए हुए हैं, हज पे जा रहे हैं जी, हज पे जा रहे हैं, हज से वापस आ रहे हैं, जुम्मे की नमाज पढ़नी है, फटाफट धंधे बंद करके पहुंच रहे हैं, लोग पीछे पीछे पैसे मांगते हुए आ रहे हैं, अपने लोगों के चीज़ें खाई हुई हैं। मुझे तो वो समझ ही नहीं आता सारा कि यार ओल्ड होम्स में क्या मतलब है, आपने उनको तो छोड़ा हुआ, आप क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो आज तक अल्लाह माफ़ करने वाला है, एक ज़माना था मैं फ़कीरों को कुछ नहीं देता था, मुझे गुस्सा चढ़ता था यार ये 10 साल से इधर है, ये 5 साल से इधर है। फिर मुझे किसी ने ये कहा क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में सारे अच्छे काम किए, बुरे नहीं किए? मैंने कहा किए हैं। तो कहते हैं क्या अल्लाह मियाँ ने तुम्हें उन बुरे कामों की वजह से ये नवाजा हुआ है या तुम्हारे कोई अच्छे काम भी थे? मैंने कहा मिक्स ही होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि जो सड़क पर फ़कीर खड़े होते हैं ये आर्टिफिशियल हैं या कैसे हैं? इसमें मैंने जावेद भाई को देखा था, जावेद शेख। एक दफ़ा मैं उनकी गाड़ी में बैठा तो उन्होंने 10-10 रुपए की ना गड्डियाँ रखी होती हैं अपनी गाड़ी के अंदर। उनके पास ब्लैक कलर की प्राडो होती थी, ये बात मैं कर रहा हूँ 7-8-9 साल पहले की।
तो मैं देखता था जिस ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते थे ना, वो जो आता था उसको 10 रुपए दे देते थे, 10 रुपए देते। अच्छा हमारे पास तो मसला होता है ना, कभी 50 का नोट है, कभी 100 का है, कभी 1000 का है, हम सोचते हैं ओहो उसके लिए एफर्ट ठीक करते है। हाँ, वो उसके लिए ना बैंक से गड्डियां रखते थे पास कि यार मैं दिन में 100 रुपया दे दूंगा, 10-10 करके 200 दे दूंगा, महीने का 5-6 हज़ार रुपये समझ लो, 7,000 रुपये वो ऐसे निकाल देते थे अपना। मैंने उनको भी देखा तो मैं उनसे कहता था यार आप ये क्या ड्रामेबाज हो। उन्होंने कहा चल छोड़ना, उन्हें बात ही चेंज कर दी। ही डिड नॉट एक्सप्लेन मी व्हाई आई डू दिस। मगर जिस तरह मुझे बताया कि अब मेरी भी कोशिश होती है कि यार मैं समरीन से कहता हूँ, समरीन को चेंज चाहिए होता है ना, उसको पता होता है गाड़ी में चेंज होगा, निकाल लेती। वो उसको देने थे, धोबी को देने थे तो 200 रुपए कम थे, वो डाल के दे दिए। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार समरीन मैंने यहाँ रखे होते हैं कि अब उसको भी अच्छा लगता है कि अच्छा यार ये इसने इसलिए रखे होते हैं। आपको नहीं पता वो काम चलता रहेगा जरूर, अच्छा तो लगेगा, लेकिन निकलने वाला काम वो नहीं होता। ये जो हमारे हाथ से जो चीज़ें निकली ना, सदका भी निकल रहा है, तो आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप के जाने के बाद भी उनके लिए अल्लाह पाक उसमें कितना अजर जो है मल्टीप्लाई कर देता है। आपके माँ बाप के पास हैं, उनको बहुत प्यार से, उनको बहुत शफ़क़त से, बहुत मोहब्बत से, जैसे उन्होंने आपसे मोहब्बत की वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका ख्याल रखें। जब ये चले जाते हैं इनका कोई मुतबादल नहीं है, ये ज़मीन पे अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।